फ्रेंड्स, आज अपन लेसन 4 का ही आंकड़ों का सारणीकरण तथा सारणी के अंग पढ़ेंगे। अभी तक मैंने आपको पाठ विषयक वगैरह पढ़ाया था, कालक्रम वगैरह बताया था, उसी में मैंने अब चौथा पॉइंट जो है आपका इसका आंकड़ों का सारणीकरण। तो सारणी कैसे बनाई जाती है, तो सारणी में कौन कौन सी चीज़ें होती हैं वो सब मैं बताती हूँ। सारणी टेबल बनाते हैं ना अपन उसमें। तो सारणी के निर्माण के लिए सबसे पहले ये जानना आवश्यक है कि एक अच्छी सांख्यिकीय सारणी के कौन कौन से महत्वपूर्ण अंग हैं। जब इन सभी अंगों को सुव्यवस्थित कर एक साथ प्रस्तुत किया जाता है तो ये सारणी के रूप में हो जाते हैं। सारणी की संकल्पना का सबसे सरल तरीका यह है कि आंकड़ों को कुछ व्याख्यात्मक सूचनाओं के साथ पंक्तियों एवं स्तंभों में व्यवस्थित कर दिया जाता है और सारणीकरण के कार्य को एक विध द्विविध त्रिविध वर्गीकरण द्वारा किया जा सकता है। आंकड़ों की विशिष्टता की संख्या पर निर्भर करती है। एक अच्छी सारणी में निम्न बातें होती है। देखो, पहले मैं आपको सारणी बता देती हूँ। ये होती है एक सारणी। इसमें कौन कौन सी चीज़ होती है। सबसे पहले अपन कोई भी सांख्यिकी की सारणी बनाते हैं तो उसका शीर्षक लिखते हैं। जैसे लेसन भी होता है तो उसके बारे में बताते हैं, तब पता लगती है ना कि ये किस चीज़ की सारणी है। तो शीर्षक में जैसे इसमें लिखा हुआ है कि लिंग एवं अवस्थिति के अनुसार श्रमिकों एवं गैर श्रमिकों के आधार पर क्या बतानी है, भारत की जनसंख्या बतानी है। लिंग के आधार पर यानी पुरुष और स्त्री। दूसरा, श्रमिक और गैर श्रमिक जो कार्य करते हैं और जो कार्य नहीं करते। ठीक है ना, शीर्षक है। फिर इसका क्या लिखेंगे अपन, उप शीर्षक भी लिखेंगे अपन। फिर उसके बाद अपन क्या लिखेंगे, जैसे सारणी संख्या है। सारणी संख्या बताते हैं कि कौन सी सारणी है। जैसे 4.5 है तो इससे अपन को क्या पता लग रही है सारणी संख्या से, तो सारणी चौथे लेसन की और ये सारणी कौन सी है, 5वीं है। 6.6 होगी तो 6वें लेसन की 6वीं सारणी है। तो इससे अपने को देखने में आसानी हो रही है। अपन ने ये शीर्षक डाला, उपशीर्षक और वगैरह ऐसे डालने हैं। तो ये अपन के इसमें लिखा, जैसे अवस्थिति, ग्रामीण, शहरी, फिर कुल। लिंग डाला अपन ने, पुरुष, स्त्री, योग। ग्रामीण में तो ये था, शहरी में फिर पुरुष कितने हैं शहरी, स्त्री कितनी है शहरी, और टोटल शहरी कितने हैं। कुल में यानी कि टोटल पुरुष गांव और शहर में कितने हैं और स्त्री कुल कितनी हैं और टोटल योग कितनी है। जैसे भारत में 2001 की जनगणना के अनुसार कितनी जनसंख्या थी, 102 करोड़ थी। उस 102 करोड़ को हमने कैसे कैसे बांटा, स्त्री पुरुष के आधार पर बांटा, ग्रामीण शहरी के आधार पर बांटा, श्रमिक और गैर श्रमिक के आधार पर बांटा है। इस टेबल को देखो कितनी सारी चीज़ों के रूप में बांटा है। स्त्री पुरुष कहाँ के, ग्रामीण और शहरी। कौन कौन से स्त्री पुरुष, जो श्रमिक हैं और जो गैर श्रमिक हैं। जो मुख्य रूप से श्रमिक है, जो आंशिक रूप से श्रमिक है, जो पूरी तरह काम करते हैं, थोड़ा बहुत ही काम करते हैं, ग्रामीण वाले, शहरी वाले, टोटल। तो ये इस तरह से क्या बनाई जाती है, अपन को सारणी बनाई जाती है। अब इसको टेबल सारणी को ऐसे पैराग्राफ में बस आपको ये समझने के लिए बनाई गई है। इसमें सब चीज़ें बताई गई हैं कि कैसे कैसे सारणी में, तो इसको देखने से आपको थ्योरी समझ में आ जाएगी। तो सबसे पहले है सारणी संख्या। जैसे मैंने भी बताई थी ना, सारणी संख्या। सबसे पहले जैसे सारणी संख्या लिखी, सारणी संख्या कितनी है, 4.5। पहला चीज़ है क्या, 4.5, चौथे लेसन की और 5वीं सारणी है। तो इसमें किसी सारणी की संख्या उसकी पहचान को निर्धारित करती है। यदि कहीं एक से अधिक सारणियाँ प्रस्तुत की जाती हैं तो हमें पता लग गई ना, 4.6, ये देखो ये 4.5 है, ये वाली है 4.5 है। इसका मतलब क्या है, चौथे लेसन की ये कौन सी सारणी है, 5वीं सारणी है। अब यहाँ पर 4.5 है तो चौथे लेसन की ये कौन सी सारणी है, 5वीं सारणी है। तो इसको अपन को समझने में कोई दिक्कत नहीं आती है, उन्हें एक दूसरे से अलग करती है। सारणी के ऊपर शीर्षक, उपशीर्षक ऊपर या शीर्षक की शुरुआत के साथ ही किया जाता है। यदि एक पुस्तक में बहुत सारी सारणियों को संख्या आरोही क्रम में रख दी जाती है तो सामर्थ्य सारणियों की अवस्थिति के अनुसार सारणी को पहचानने के लिए संख्या जैसे 1.2, 3.1 इत्यादि के द्वारा समझाया जा सकता है। ठीक है ना, बस आपको थोड़ा 4-4, 5-5 लाइनें इसकी याद रखनी है। मोस्ट क्वेश्चन है, निबंधात्मक क्वेश्चन है ये। फिर है शीर्षक, क्योंकि अपन को जिस बारे में समझना है वो शीर्षक तो देना चाहिए। जैसे इसमें ये शीर्षक दिया हुआ है ना, लिंग एवं अवस्थिति के अनुसार श्रमिक व गैर श्रमिकों के आधार पर भारत की जनसंख्या, ये शीर्षक दिया हुआ है। तो इसमें देखो, सारणी का शीर्षक सारणी की विषय वस्तु की व्याख्या करता है। इसे बहुत ही इस पर संक्षिप्त तथा सावधानी से पूर्ण चुने गए शब्दों में होना चाहिए ताकि सारणी का भाव बिल्कुल ही कैसा हो जाए, स्पष्ट हो, जिससे अस्पष्टता ना हो। हम सारणी के बिल्कुल ऊपर तथा सारणी संख्या के ठीक बाद में इसके ठीक के नीचे भी लिख सकते हैं। ठीक है, फिर है इसका उपशीर्षक या स्तंभ शीर्षक। उपशीर्षक जैसे आपको बताया हुआ है ना कि ये अवशीर्षक, उपशीर्षक इसमें बताए गए हैं ये आपके, और
स्तंभ शीर्षक, ये ऐसे करके और ये इस तरह से, यानी ये इस तरह से तो ग्रामीण, शहरी और कुल दे दिया, और इस तरह से आपको दे दिया पुरुष, स्त्री और योग, ठीक है ना, इस तरह से। तो सारणी में प्रत्येक स्तंभ के ऊपर की ओर एक स्तंभ नाम लिखा दिया जाता है। जो स्तंभ यानी यो जो होता है वो स्तंभ होता है और ये पंक्ति होती है। तो संख्याओं को व्याख्या करता है, इसमें उपशीर्षक और स्तंभ शीर्षक कहे जाते हैं। अवशीर्षक या पंक्ति शीर्षक, उपशीर्षक या स्तंभ शीर्षक की भांति सारणी को प्रत्येक पंक्ति को भी एक शीर्षक दिया जाता है। पंक्तियों के नाम को अवशीर्ष और अवशीर्ष में कहते हैं। ये पंक्तियाँ हो गई ना, ये तो उपशीर्षक हो गए, और ये हो गई पंक्तियों में आपकी अवशीर्षक, पुरुष, स्त्री, योग, ठीक है ना, ये पंक्ति शीर्षक हो गए, ठीक है ना, इनको पंक्ति शीर्षक कहते हैं। अब इस और संपूर्ण बाह्य स्तंभ को अवशीर्ष स्तंभ कहा जाता है। पंक्ति शीर्षक को संक्षिप्त विवरण सारणी के बिल्कुल ऊपर बाईं ओर दिया गया है। अब इस सारणी का मुख्य भाग, ये जो इसके अंदर लिखे गए हैं 17 है मुख्य श्रमिकों की संख्या, ये 3 है, ये 7 है, ये 1 है, जो ये आपके आंकड़ों में दिए हुए हैं, ये आपकी क्या होती है, सारणी का मुख्य भाग। इसी को ही क्या कहते हैं, सारणी का मुख्य भाग है। ये तीर का निशान लगा हुआ है, ये सारा आएगा। तो सारणी का मुख्य भाग वह होता है जिसमें वास्तविक आंकड़े होते हैं। सारणी में किसी भी संख्या आंकड़े की अवस्थिति उसकी पंक्ति स्तंभ के अनुसार सुनिश्चित होती है। उदाहरण के लिए द्वितीय पंक्ति चौथे स्तंभ के आंकड़ों से यह संकेत मिलता है कि 2001 में ग्रामीण भारत में 25 करोड़ गैर श्रमिक संख्या थे, है या नहीं। अब आप इसमें देख रहे हो, ठीक है, गैर श्रमिक ये देख रहे हैं, टोटल कितने हैं, 25, ये लिख रहा है 25। तो 2001 में ग्रामीण भारत में 25 करोड़ गैर श्रमिक, ये गैर श्रमिक में आ रहा है, और टोटल पुरुष बोला है उसने, बोला है ना, भारत में 25 करोड़, भारत में यानी ग्रामीण और शहरी दोनों हो गए, तो 25 करोड़ है। गैर श्रमिक महिलाएं, ठीक है ना, तो भारत में 25 करोड़ गैर श्रमिक महिलाएं थीं, ठीक है ना। अब है आपकी माप की इकाई। माप की इकाई में इसे यदि पूरी सारणी में माप की इकाई समान रहे तो क्या कहेंगे अपन, सारणी में संख्याओं को सदैव सारणी के शीर्षक के साथ लिखा जाना चाहिए। यदि सारणियों की पंक्ति स्तंभों के लिए भिन्न माप दिया, जैसे कि 4 करोड़, 5 लाख, 300 ऐसे होता है, तो उसको पूरा 4 करोड़ देंगे, ठीक है ना। इसको कम नहीं, मतलब 0.5 है तो 5 से ऊपर है, 2.5 है तो उसको 3 पूरा कर दिया, और 2.2 है या 2.4 है तो उसको अपन ने 2 में ले लिया, क्योंकि 0.5 से ऊपर को उसकी पूरी संख्या मान देंगे। इसे समझने में दिक्कत नहीं आती। यदि सारणी की पंक्तियों स्तंभों के लिए भिन्न माप इकाइयाँ हों तो उनकी इकाइयों को चर्चा निश्चित रूप में उपशीर्षक अवशीर्षक के साथ की जानी चाहिए। यदि संख्याएं बहुत बड़ी हैं तो इन्हें पूर्णांक बना देना चाहिए। पूर्णांक बनाने की विधि को संकेत दिया जाता है, जैसे है ना, ये पूर्ण अंक, ये अंक जो दिए गए हैं वो कैसे दिए जाते हैं, पूर्ण दिए जाते हैं, ठीक है ना। अब है आपका स्रोत, यह एक संक्षिप्त विवरण का वाक्यांश है जिसमें सारणी में प्रस्तुत किए गए आंकड़ों के स्रोत के बारे में बताया जाता है। यदि एक से अधिक स्रोत है तो सभी स्रोतों के बारे में लिखा जाता है, मतलब हमने ये स्रोत कहाँ से लिए, तो इसी स्रोत है ना, हमने स्रोत टिप्पणी दी हुई है, तो कहाँ से लिए, भारत की जनगणना है, कहाँ 2001 की है, तो अपनी कोई पत्रिकाओं के माध्यम से इसमें ली होगी। टिप्पणी किसी सारणी का अंतिम अंग होता है पाद टिप्पणी के अंतर्गत, क्योंकि किसी भी चीज़ के बारे में बताते हैं तो उसके बारे में सारांश रूप में टिप्पणी जरूर लिखते हैं। तो की विषय वस्तु उन विशिष्टताओं के बारे में व्याख्या की जाती है जो स्वतः स्पष्ट नहीं होती है और न ही पहले कहीं उसकी व्याख्या की गई है। जैसे अब आपने पाद टिप्पणी दी, अब इसमें अपन ने सारी चीज़ें हैं, तो टिप्पणी के रूप में अपन ने क्या लिखा है, संख्याओं को निकटतम करोड़ में पूर्णांकित किया गया है। यदि कोई 17.5 है तो हमने, या 16.5 है तो उसको हमने 17 ही ले लिया है। 31.2 है तो हमने उसको 31 ही लिया है। तो जो पूर्णांक जो भी है हमने उसको क्या लिखा है, पूर्णांकित कर दिया। तो अब आपका कहीं पर भी पॉइंट में, अभी आप कहोगे 102 लाख करोड़ 65 लाख ऐसे थी, तो अपन क्या कहेंगे, 65 को छोड़ दिया, हमने डायरेक्ट 102 ही ले लिया। तो कहने का मतलब क्या है कि हमने इनको सबको क्या लिखा है, पूर्ण कर दिया है, पूर्णांकित किया हुआ है, ठीक है ना। तो ये सारणी के भाग हैं, इसको आप कॉपी में कर लेना कि आंकड़ों के सारणीकरण के अंग को वर्णन कीजिए, तो सबका 4-4, 5-5 लाइन कर लेना, ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी, और याद भी कर लेना, ठीक है, ओके।